हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास हमारा भारत 4 और उसका पाठ नंबर 5। पाठ का नाम है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1919 से 1947 तक। अब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था 1857 के आसपास, उससे लेके पहले विश्व युद्ध की समाप्ति यानी 1918 तक। अब उसके बाद जो हुआ, देश की आज़ादी कैसे हुई, किन किन ने संघर्ष किया, मतलब वही जो प्रोसेस है, वही जो क्रांति है आगे बढ़ती गई देश की आज़ादी तक। तो ये वाली जो क्रांति है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस साल से इस साल के बीच जो कुछ भी हुआ देश के अंदर, वो हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। और हाँ, एक काम की बात बता देता हूं आपको, जो है ना, आपको कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन जिसके अंदर आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, हर एक चीज़ रिटर्न में मिलेगी, साथ में वीडियोज़ भी हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक और पेज का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट आप कर सकते हो। और हाँ, एक बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये जो चैप्टर है ना आपका भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन, 10th के अंदर सिर्फ नाम बदल दिया है, यहाँ से हटा दो, नाम बदल दिया है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड की बात वहाँ पे भी हुई है। और ये जो टॉपिक्स है ना, वो 10th में भी काम आएंगे आपके। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करना, मतलब ऑलमोस्ट ये मान लो कि 70% जो बुक है ना आपकी 10th के अंदर एज इट इज चिपका रखी है। मतलब थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है, लेकिन जो भी है यार बढ़िया है। अगर आप 9th में कर लेते हो तो 10th में दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। क्या था, मतलब कहानी पता होनी चाहिए यार, इतिहास में होता क्या है, कहानी होती है। और वही कहानी अगर आपको 9th में ही पता चल रही है तो 10th में दिक्कत नहीं पड़ती ना, फिर फ्री फंड के नंबर आते हैं। तो इसीलिए जो है आप अभी 9th में अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इस चैप्टर की। और उसके अलावा जो है ना, अगर बाकी की वीडियोस है, आपको जो है शॉर्ट समरी टाइप की वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी। तो उसके अंदर जो है क्विकली हम चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, मतलब 10-15 मिनट में चैप्टर हो जाएगा। बट ये वाली वीडियो जाएगी हमारी 40-50 मिनट के, भाई वो जाती है, क्योंकि हम एक एक लाइन समझते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आह्वानों, उत्तेजनाओं एवं प्रयत्नों से प्रेरित विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा संचालित अहिंसावादी और सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को भारतीय उपमहाद्वीप से जड़ से उखाड़ फेंकना था। सभी जो जितने भी नेता लोग थे ना, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ उनका एक ही मकसद होता था, अंग्रेजी शासन जो अंग्रेज राज कर रहे हैं ना हमारे देश के ऊपर, उनको उड़ा दो, यहाँ से फेंक दो, बाहर, देश से बाहर निकाल दो। इस आंदोलन का शुरुआत हुई थी 1857 में। और आपको पता चला था, हमने पिछले चैप्टर में जाना था कि 1857 से पहले भी क्या हुआ था, है ना, मतलब वो क्रांति हुई ही क्यों थी 1857 की। लेकिन ये इतने सारे लोग परेशान हुए जिसके चलते 1857 की क्रांति हुई। और वही क्रांति ने आगे जो है लोगों को और ज़्यादा उत्साहित करा देश की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। 1857 से 1947 के बीच जितने भी प्रयास हुए, उनमें स्वतंत्रता को संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रेरणादायी सिद्ध हुई। बहुत सारे लोगों ने अपनी जीवन का यहाँ पे बलिदान दे दिया था। अब यहाँ पे इस चैप्टर में देखो, यहाँ पे बता भी रखा हमको कि हम इन बातों की चर्चा करेंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑलमोस्ट आप पढ़ते आ रहे हो ये चीज़, है ना। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, काकोरी घटना, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत, उन्होंने फांसी दे दी थी ना उनको, चटगांव की घटना, चंद्रशेखर आज़ाद और उधम सिंह की शहीदी, और नौसेना का आंदोलन। तो ये है आपका। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चैप्टर में। वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो टाइम था जब पूरा देश इकट्ठा हो रखा था। इकट्ठा इन द सेंस हिंदू मुसलमान और ये जो जाति धर्म के जो भी लड़ाई दंगे झगड़े नफरत चल रही थी ना देश के अंदर, वो खत्म हो चुकी थी लगभग। तो इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहते हैं। विश्व के लगभग सभी देशों ने विदेशी शासन के अन्याय, अत्याचार और निरंकुशता के विरुद्ध क्रांति के रास्ते को अपनाया। तो इसी तरह से भारत में सत्याग्रहियों ने विदेशी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलनों की रास्ते को अपनाया, और साथ साथ क्रांतिकारियों ने क्रांति को अपनाया। उन्होंने क्रांति को जो है यहाँ पे डिसाइड करा कि हम अब से जो है क्रांति करेंगे। अब जो है, यद्यपि इसके प्रवर्तक यह जानते थे कि कुछ बम्बों के बल पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मार कर भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि भाई उन्होंने, वो लोग खुद ये टेक्नोलॉजी भारत लेके आए थे कि बम्बों से मारो, गोलियों से मारो। तो उनको हम ऐसे थोड़े से
टुचुर मुचुर बम्बों से नहीं डरा के भगा सकते, लेकिन उनका यह भी मानना था कि इससे भारतवासियों में देश की स्वतंत्रता के लिए साहसपूर्ण काम करने की भावना उत्पन्न होगी। अब देखो, अकेला बंदा तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन वो जो कर रहा है उससे इतने सारे लोग जो इंस्पायर हो रहे हैं वो चीज़ से, तो वो जो है अलग लेवल पे चली जाएगी। और जब इतना पूरा देश जब उस चीज़ के लिए संघर्ष करेगा तो अपने आप ही उसमें सक्सेस हासिल हो जाएगी और अपने इस उद्देश्य में वे सफल हो जाएंगे। सफल भी हुए। उन्होंने देश के नौजवानों के अंदर देश प्रेम जागृत किया, उन्हें देश की आज़ादी के लिए मरना सिखाया और इस तरह वे देश की आज़ादी की लड़ाई को शक्तिशाली बनाने में सफल हुए। सन 1919 से 1947 तक के क्रांतिकारी आंदोलनों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ सान्याल, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, यशपाल, जातिन दास, भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी, सूर्य सेन, उधम सिंह इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया यार देश को आज़ाद कराने के लिए। इन क्रांतिकारियों ने विभिन्न संगठन स्थापित करके अपने निम्नलिखित उद्देश्यों को लोगों के सामने रखा, या फिर सरकार लोगों के रखा हुआ सामने, मतलब क्या टारगेट है उनका, क्या चाहिए उनको, तो वो चीज़ लोगों को पता चली। अखिल भारतीय स्तर पर क्रांति संगठन खड़ा करना उनका मेन उद्देश्य था कि हाँ हमें चाहिए क्या है, एक बड़ी क्रांति उठानी है। क्रांति संगठन को पंथ निरपेक्ष स्वरूप प्रदान करना, ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी कि पंथ निरपेक्ष बनाना था उसको। समतावादी समाज की स्थापना करना, क्रांतिकारी आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप देना। अब क्रांतिकारी थे थोड़े बहुत, लेकिन जब जनता उसी आंदोलन को, क्रांतिकारियों वाले आंदोलन को जब जनता करेगी तो अंग्रेज नहीं टिक पाएंगे, तो वो भी करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था उनके लिए। महिला वर्ग को क्रांति संगठन में प्रमुख स्थान प्रदान करना, भारत को आज़ाद करवाना, जो कि उनका मेन लक्ष्य था, मेन उद्देश्य उनका था, आज़ाद करवाना। कुछ भी करे बस आज़ाद करवा दो देश को। वर्ष 1919 से 1947 ईस्वी के क्रांतिकारियों को पहले दौर के क्रांतिकारियों ने प्रेरणा दी थी। ये क्रांतिकारी जलियांवाला बाग नरसंहार और चोरा चोरी के बाद असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगन से आक्रोशित हुए तथा इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों की राह पकड़ ली, जिसका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हम कर सकते हैं। पहले देखो, ये जो है ना आपका जलियांवाला बाग नरसंहार, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं हम, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मतलब बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से आपका, ये जलियांवाला बाग नरसंहार का। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, मतलब पूरी स्टोरी लाइन आपको याद होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहानी ही नहीं पता, इसकी कहानी पता होनी चाहिए, साथ में जो टाइम है, जो तारीखें दे रखे, 1-2 तारीखें, ज़्यादा नहीं है इसमें, तो वो तारीखें भी आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पर हत्याकांड क्यों हुआ था, क्या हुआ था, उस नतीजा क्या निकला, तो ये सारा पता होना चाहिए आपको। चलो जानते हैं, हम जानते तभी पता लगेगा ना। 1919 की बात है। 1919 में रोल्ट अधिनियम के विरुद्ध में पंजाब में सबसे अधिक रोष था। रोष होता है मतलब नाराज थे लोग यार। इस अधिनियम के अनुसार भारतीयों से वकील, अपील, दलील का अधिकार छीन लिया गया। मतलब ये रोल्ट अधिनियम जो था ना, रोल्ट एक्ट कहते थे इंग्लिश में इसको, तो क्योंकि भैया मैंने भी इंग्लिश में पढ़ा हुआ है तो जैसा भी है याद है, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, इस कानून के तहत जो है अंग्रेज किसी को भी पकड़ के जेल में ठूस सकते थे, ना तो उसको जो है कोई मतलब ऐसा कारण नहीं बताया जाएगा। पहले क्या था कि कारण बताते थे कि भाई तेरे को पकड़ क्यों रहे, तूने देश का द्रोह करा, देश की बेइज्जती करी, अंग्रेजों की बेइज्जती करी, कुछ भी। लेकिन अब ऐसा नहीं करा, इन्होंने एक कानून पास करा जिसके तहत लोग जो है इकट्ठे नहीं हो सकते थे किसी भी जगह पे, और साथ में जो है वो किसी का विरोध या कुछ भी करेंगे तो बिना किसी बात के उनको पकड़ के ले जाया जा सकता है। तुम भले चंगे बैठे हो घर में, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हें भी नहीं पता चला क्यों पकड़ के ले गए। तो ऐसा सीन कर दिया था, उससे लोग भड़क गए, नाराज हो गए बहुत ज़्यादा कि भाई तुम ऐसे हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो ना एक तरीके से। तो वो मामला था ये। इसीलिए इस अधिनियम के विरुद्ध में दिल्ली और पंजाब के कई स्थानों पर हड़तालें हुई। इसी कड़ी में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हुई। वहां पे लोग इकट्ठा हो गए, जबकि वहां पे बैन कर रखा था अंग्रेजों ने कि भाई वहां पे इकट्ठे नहीं हो सकते तुम, जिसमें 20,000 के आसपास लोग इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर वहां पहुंच गया। अब वो लोगों को भगाने की बजाय उसने क्या करा, देखो जनरल डायर द्वारा की गई गोलीबारी से 1,000 से भी अधिक लोग मारे गए और 3,000 से ज़्यादा घायल हो गए। यानी कि उसने गया वहां पे और जाते बोल दिया मार डालो सबको, आक्रमण, ऐसे बोल दिया भाई साहब। मतलब
भगाना नहीं था उसको, लोगों को भगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने सबको मौत के घाट उतरने का आदेश दे दिया, मार डालो जो फंस रहा है तुमको। तो 1,000 लोगों की जान ले ली उन लोगों ने उस दिन, और 3,000 लोगों को जख्मी कर दिया, निर्दोष लोगों का, जिसमें बच्चे महिलाएं भी शामिल थी। जनसंहार किया गया। लोगों ने, यहाँ तक बताया जाता, वहाँ पे एक कुआं था, ये देख रहा है फोटो में, थोड़ा सा दिख रहा होगा ब्लर ब्लर सा। तो वहाँ पे बताते हैं कि कुआं था, और वो कुआं जो है ना, ऐसे लोगों को जान बचाने के लिए, गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूद गई कुछ तो, और कुआं जो है वो भर गया था, ऐसे कूद कूद के लोगों से ही भर गया था वो। इतने सारे मतलब लाशें बिछा दी थी अंग्रेजों ने वहाँ पे, बहुत बुरा हाल हुआ था निर्दोष लोगों का। जिसमें ये हो गया ना हमारा, हाँ, जनसंहार किया जो अमानवीय अत्याचारों का उदाहरण है। ब्रिटिश संसद के चर्चिल ने इस घटना की तुलना जोन ऑफ आर्क के जिंदा जला दिए जाने की घटना से कर दी। उधम सिंह और भगत सिंह जो उस समय बच्चे ही थे, वो बड़े नहीं हुए थे, इस घटना से ने उनको भी झकझोर दिया कि भाई साहब हमारे इलाके में ऐसा कैसे कर दिया। इसी वजह से जो है ना, वो बाद में बड़े होकर क्रांतिकारी बने, और फिर मूड बना कि चलो हम भी अंग्रेजों को ठोकेंगे, उन्होंने हमारों को ठोका, बदला लेंगे हम उस चीज़ का। इस नरसंहार लेकिन शायद घटना की खबर पूरे देश में फैल गई। ये जो बात हुई ना, ये ऐसे गोलियां चला दी जनरल डायर ने, पूरे देश भर में ये बात फैल गई थी, और इसके चलते हुआ था असहयोग आंदोलन। सरकार की लेंगे अब हम। असहयोग आंदोलन के स्थगन से युवाओं में निराशा। अब हुआ क्या था, लोग परेशान थे। अब सरकार के जो मुलाजिम थे, सरकारी मुलाजिम जो भारत के थे, उन्होंने साथ देने से मना कर दिया। और अब क्योंकि भाई देश की बात है ना, इज्जत की बात हो गई अब सीधी सीधी, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था, और आंदोलन काफ़ी लंबा खिंच गया, पूरे देश में फैल गया ये बवाल। देखो पढ़ते हैं इसको भी। जलियांवाला बाग से उत्पन्न आक्रोश के फलस्वरूप महात्मा गांधी जब भारत आए थे, उसके बाद में कुछ सालों के बाद में जो है 1920 की बात है, उसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना था। किसी प्रकार से, समझते हो ना, कुछ भी नहीं करेंगे हम अंग्रेजों के लिए, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ ही नहीं करेंगे हम। सरकारी काम नहीं करेंगे, प्राइवेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना। सरकारी कार्यालय विद्यालयों का त्याग कर दिया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। लेकिन 1922 की बात है, चोरा चोरी घटना के बाद में महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय किया, जिससे उत्साही युवाओं की आशाओं पर पानी फिर गया। अब ये 1922 का चोरा चोरी कांड क्या था कि मतलब हुआ क्या, वहाँ पे जो है ना, चोरा चोरी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे एक कांड हो गया था। वहाँ पे एक पूरा थाना था जिसमें 22 सिपाही हवलदार टाइप के और 2-3 इंस्पेक्टर कुछ थे, पता नहीं, एक इंस्पेक्टर था शायद, आई थिंक। तो उनको जो है 22-23 लोगों को जिंदा जला दिया उन लोगों ने। मतलब भीड़ थी और आंदोलन कर रहे थे वो, असहयोग आंदोलन, तो उन्होंने उस थाने को जला दिया। अंग्रेजों का थाना था, अंग्रेजों को फूंक डाला जिंदे का जिंदा। तो उससे जो है गांधी जी बहुत नाराज हुए कि भाई तुमने जो है शांति से करना चाहिए था ना ये बात, तुमने लोगों को, उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया, तुम उनके लोगों को मार रहे हो, तो ऐसे शांति से मामला सुलझेगा नहीं ना। तो इसलिए उन्होंने जो है वो आंदोलन वापस ले लिया, स्थगित कर दिया कि अब हम इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जन आंदोलन की आंधी में उत्साहित होकर जिन युवाओं ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, वे अब अनुभव कर रहे थे कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। क्योंकि सरकार, भाई साहब, उन्होंने बोला यार सरकार का कुछ नहीं करना, और उसके बाद बोलता है 2 साल के बाद में कि कर लो भाई जो करना है तुमको, हम अब इस आंदोलन को बंद कर रहे हैं। तो ये धोखा हुआ ना एक तरीके से कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी के साथ खेला, और उसके बाद वो लोगों का पोपट काट दिया महात्मा गांधी के चक्कर में। उनमें से अधिकतर ने राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अहिंसक आंदोलन की विचारधारा से उनका विश्वास उठने लगा। अहिंसक समझते हो ना, मतलब हिंसा नहीं करनी, शांति के साथ में। तो वो जो आंदोलन थे ना, उनसे अब विचार उठने लगा, उनको लगा, विश्वास उठ गया, मतलब सीधी बात है यार, वो अब सीधी गोलीबारी पे आएंगे। तो देखते हैं क्या होगा। इनमें से अधिकतर ने अब मान लिया कि केवल हिंसात्मक तरीकों से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, ऐसे शांति से कुछ नहीं मिलने वाला। उन्हें केवल अब नेतृत्व और मार्गदर्शन की जरूरत थी। आंदोलन स्थगित करने के कारण कांग्रेस की साख तेजी से गिर गई। अब कांग्रेस का में ही तो थे ना महात्मा गांधी और बाकी नेता, तो ऐसे मज़ा नहीं आ रहा लोगों को उस चीज़ में, तो इसीलिए वो गिर गई। मतलब पूछ ही नहीं रहे उनको कोई। सन 1921 में जहाँ इसकी सदस्य संख्या लगभग 1 करोड़ थी, सदस्य संख्या समझते हो ना, मतलब लोग थे इनके साथ में जुड़े हुए, 1923 तक आते आते कुछ लाख ही रह गए। भगत सिंह जैसे असंख्य युवक महात्मा गांधी के 1 वर्ष में स्वराज दिलाने का वचन पूरा ना होने और असहयोग आंदोलन के स्थगन से हताश होकर पूरी तरह क्रांतिकारी आंदोलन के रास्ते पर निकल पड़े कि अब हम बताएंगे हिंसा किसे बोलते हैं। मतलब अभी तक महात्मा गांधी ने शांति से बता रहा था कि भाई ऐसे करो, वो करो, ये करो, हम मान रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी तुमने हमको धोखा दिया है, अब हम जो है हमारे हिसाब से बदला लेंगे। तो ये सीन हो गया था। अब देखते हैं कैसे बदला लेंगे, क्या सीन होगा देश के अंदर।
हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ तथा काकोरी की घटना। अब ये क्या सीन है, सबसे पहले उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने संगठित होना शुरू कर दिया। इसके नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंदर सान्याल व सुरेंद्र चंद्र भट्टाचार्य थे। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारियों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन किया गया। कौन सा संघ बनाया था? हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। संघर्ष छेड़ने, प्रचार करने, युवाओं को अपने दल में मिलाने, प्रशिक्षित करने, हथियार जुटाने के लिए उन्हें पैसा चाहिए था। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? देखो देखो भैया, देखो मजा आएगा तुमको भी कहानी में। मतलब सारा कुल मिला के लोगों को, अब वो ऐसे अमीर तो बैठे नहीं थे, अमीर घराने के तो थे नहीं वो, तो भाई उनको पैसा चाहिए था उस चीज़ के लिए, सब चीज़ों के लिए। इस उद्देश्य के लिए इस संगठन ने 10 व्यक्तियों ने, संगठन के, इसी संगठन के जो है 10 लोग गए, और ये देख रहे हो फोटो, काकोरी घटना कहते हैं इसको। व्यक्तियों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में शाहजहांपुर में एक बैठक की और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई कि अंग्रेजों की खजाने को लूट डालो। एक ट्रेन आ रही थी खजाने की, तो उसको लूट लिया इन्होंने। 9 अगस्त 1925 की बात है। लखनऊ जिले के गांव काकोरी के रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ये एक ट्रेन थी, तो इसको चैन खींचकर रोक लिया गया और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट डाला। अंग्रेजों का जो पैसा जा रहा था उस ट्रेन में, वो सारा लूट लिया उन लोगों ने। सरकार, अब ये अंग्रेजियों का पैसा लूटा है, अब अंग्रेज खुद भारत को लूटने आए हैं, तो ऐसे चुप तो बैठने से रहे, इतना सारा पैसा तुम लूट के कैसे भग लिए? तो सरकार इस घटना से बहुत कुपित हुई और भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि करेंगे भाई, अब उनको तो शक हो ना हो, कुछ भी हो, पकड़ पकड़ के ले गए ऐसे बहुत सारे लोगों को। उन पर मुकदमा चलाया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी व अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा दे दी गई। 4 को आजीवन कारावास देकर अंडमान भेज दिया और 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद अंत समय तक पकड़े नहीं जा सके, यानी कि ये वो बंदा था जिसका घटना में हाथ था कहीं ना कहीं, लेकिन उसको ये अंग्रेजों को ही पता नहीं चला कि ये कहाँ गायब हो गया, तो इसको नहीं पकड़ पाए। बाकियों को जो है फांसी दे दी, मतलब मौत ही मार दिया, और बाकियों को उम्र कैद दे दी या दूर दूर फेंक दिया कहीं कहीं जेलों में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत, चलो इसके बारे में भी जानते हैं। काकोरी केस के बाद उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को फिर से इकट्ठा करने का बीड़ा अब चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया, क्योंकि ये अकेला बचा था ना उसमें से, संघ में से, तो जो मतलब संभाल सकता था मैनेजमेंट को, तो इसी ने वो जिम्मा उठाया। अब आगे भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, यशपाल, सुखदेव, जयचंद्र, विद्यालंकार ने पहले से ही पंजाब नौजवान भारत सभा के संगठन के अंतर्गत पंजाब में एक सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी थी। कानपुर के विजय कुमार सिन्हा, बटुकेश्वर दत्त और अजय कुमार घोष, झांसी के भगवान दास, शिव वर्मा, सदाशिवराव, संयुक्त प्रांत और बिहार से जय गोपाल, कुंदन लाल, कमलनाथ तिवारी, महावीर सिंह, राजगुरु ने भी क्रांतिकारी गतिविधियां चालू रखी थी। तो ये इतने सारे नाम हैं, कोई बात नहीं, याद नहीं रखने कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। इन सब ने, बहुत सारे लोग थे जो भी थे, लगभग उत्तर भारत के थे ज़्यादातर, तो इन सब ने जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में काम करना स्वीकार कर लिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ते रहो, हम आपकी बिल्कुल पूरी सहायता करेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियाँ भारत में तेज होने लगी थी, बहुत सारे क्रांतिकारी जो है संगठन उभर के आ रहे थे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ 8 से 9 दिसंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में जो है क्रांतिकारियों की एक सभा हुई, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद इसमें भाग नहीं ले सके, पर उन्होंने संदेश भिजवाया, क्योंकि भाई पकड़ लेते ना फिर अंग्रेज, उसी का तो इंतजार कर रहे थे, तो इसीलिए जो है उसने संदेश भिजवाया कि जो कुछ सर्वसम्मति से पारित होगा उसे अब वह स्वीकार करेंगे। इस बैठक में इस बात पर एक लंबी बहस हुई कि संगठन का नाम बदला जाए या नहीं, क्योंकि कुछ क्रांतिकारी समाजवाद के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और इस क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ ही सामाजिक आर्थिक ढांचे में भी पूर्णतः परिवर्तन करना था। इसके परिणाम स्वरूप इस संगठन का नाम रख दिया हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, ये नाम कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद को इस दल का अध्यक्ष चुना गया। लाला लाजपत राय की शहीदी और सैंडर्स की हत्या, ये मस्त कहानी है, और ये जो है ना, ऐसा नहीं है भाई कि मतलब एक ही बार में आ रही है, ये जो है आई थिंक पिछले या उससे पिछले चैप्टर में आई थी, ये रिपीट हो गई है ये सेम कहानी, बस उस टाइम हमें थोड़ी कम डिटेल दी थी, अभी जो है ज़्यादा डिटेल दे रहे हैं हमको।
लाला लाजपत राय की शहीदी और सैंडर्स की हत्या। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के समय लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठीचार्ज और उसके बाद उनकी मौत ने युवाओं को एक बार फिर क्रांति की राह पकड़ने पर विवश कर दिया। अब ये जो लाला लाजपत राय थे क्रांति कर रहे थे ऐसे मजे में, और उसके बाद में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज से जो है इनकी मौत हो गई वहाँ पे। इसीलिए जो है अब लोग भड़क गए। वैसे भी लोगों में रातों रात प्रसिद्ध हो गए, बहुत सारे लोगों ने इनका समर्थन किया। अब जो है तय हुआ कि लाला जी की हत्या के जिम्मेदार पुलिस अफसर को मार दिया जाए। और क्या करे, हत्या के लिए 4 व्यक्ति नियुक्त किए गए, जिसमें थे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह और जय गोपाल शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 की बात है। देखो अक्टूबर से दिसंबर आ गया, मतलब नवंबर ही चालू हो गया था ना, तो लगभग 1.5 महीना लगा प्लानिंग करने में। और उसके बाद शाम को लगभग 4 बजे ये लोग लाहौर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही सैंडर्स पंजाब सिविल सचिवालय से बाहर निकला, ये वही बंदा था जिसने लाठीचार्ज करवाया था। और ये अब देखते जाओ बस क्या होगा। राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चला दी और वो नीचे गिर गया। सिंपल बात, ठोक दिया उसको, वहीं पे हत्या कर दी उसकी। मतलब अब भगत सिंह आगे बढ़े और कई गोलियां सैंडर्स पर चला दी। मतलब ऐसे मरने के बाद भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरी लाश के भी चिथड़े चिथड़े फाड़ डालेंगे। तो ये काम हो गया था। इसके बाद उन्होंने भारत निकलने की कोशिश की। भारत बोल रहा हूँ, भाग निकलने की कोशिश की, मतलब निकल लो यहाँ से, पता नहीं चले किसको क्या किसने ठोक दिया। इस पर हेड कांस्टेबल चानन सिंह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने ना चाहते हुए भी उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि भाई गलती किसकी थी, हेड कांस्टेबल की थोड़ी ना थी, गलती थी सैंडर्स की। तो सैंडर्स को मार दिया, लेकिन चानन नहीं माना। भाई नहीं मानोगे तो मौत के मुंह तुम भी चले जाओ, तो उसको भी मार दिया। हत्या के बाद हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की तरफ से पोस्टर लगाए गए, जिस पर लिखा था, लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान था। इसका बदला लेना भारतीय युवकों का कर्तव्य था। सैंडर्स की हत्या का हमें दुख है, पर वह उस अमानवीय और अन्याय व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि आप समझ गए ना यहाँ पे क्या बात थी, कि मतलब जो है ना, इन लोगों ने उसको मारा कोई बात नहीं, लाखों लोगों का चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या। सिपाही था उनके लिए, तो अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों ने लगाया होगा ये पोस्टर। तो अच्छा, इन्होंने ठीक इन्होंने लगाया था। इन्होंने प्रजातंत्र संघ की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे, जिस पर लिखा था, इन्होंने खुद ही लगा दिए पोस्टर, और इसके ऊपर इन्होंने लिखा था कि लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या का पूरे देश का अपमान था। मतलब जो लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी ना, तो उसको बता रहे थे कि वो बेइज्जती थी और इसका बदला लेना भारतीय युवकों का कर्तव्य था। सैंडर्स की हत्या का हमें दुख है, मार दिया, खुद ही मार के आए हैं, पर वह उस अमानवीय और अन्याय व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अंग्रेजी पुलिस चौकन्नी हो गई। भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता पहुंचने में दुर्गा भाभी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दुर्गावती वोहरा भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, इसीलिए सभी क्रांतिकारी उन्हें दुर्गा भाभी कहकर बुलाया करते थे। तो ये सीन हुआ था। उसके बाद वो वहाँ से निकले थे। असेंबली में बम फेंकने की घटना, ऐसी शांति। देखो क्या होता है जब कोई क्रांति, लोग भड़क जाते हैं ना, एक को मारेंगे, 2 को मारेंगे। वैसे भी जो है लोग भड़के हुए थे यार। तो अब देखते जाओ आगे आगे क्या होगा। ऐसे सीधी सीधी जो है हमें मौत नहीं मरनी थी। कलकत्ता में जो है दुर्गा भाभी के साथ पहुंचे भगत सिंह की भेंट हुई जतीन्द्रनाथ दास के साथ में, जिसने उन्होंने बम बनाने की विधि सिखा दी। बम कैसे बनाते हैं अब आया ना, असली असला हाथों में है ना। तो कलकत्ता से वापस आकर भगत सिंह और उसके साथियों द्वारा आगरा और दिल्ली में बम बनाने की फैक्ट्री लगा दी। भाई बनाओ बम, अब अंग्रेजों को फोड़ के छोड़ेंगे। शिव वर्मा ने सहारनपुर और सुखदेव ने लाहौर में बम फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। क्रांतिकारियों का अगला मुख्य काम था केंद्रीय विधान परिषद हॉल में बम गिराना। जहां पे अंग्रेजों के बड़े बड़े अफसर अधिकारी बैठते हैं ना, वहां पे बम डाल दो, सीधा खत्म, खेल ही खत्म अंग्रेजों का। 8 अप्रैल 1929 को जब सार्वजनिक सभा चल रही थी और एवं औद्योगिक विवाद बिल पर बहस हो रही थी, तो दर्शक गैलरी से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम गिरा दिए। पूरे हॉल में धुआं भर गया और भगदड़ मच गई। बम खाली जगह पर गिराए गए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। अब ये डराने के लिए था सिर्फ, कि ताकि बता सके कि हमारे अंदर इतना जिगरा है कि भाई तुम्हारे अंदर घुस के भी मार सकते हैं हम। दोनों ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया, दोनों वहीं खड़े रहे और पर्चे फेंकते रहे। उनमें लिखा था
मतलब उनके अंदर जो पर्चे फेंक रहे थे उन पे चिपका रखा लिख रखा था, बहरों के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ऊंचा धमाका करना पड़ता है, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारे वहां पर लगाए गए। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारियां करवा दी, उन्होंने मतलब बोल सकते हो सरेंडर कर दिया जानबूझ के, ताकि लोगों के अंदर ये बात फैल जाए पूरे देश के अंदर, और लोग जो है इकट्ठे हो जाएं इस क्रांति को और तेज करने के लिए। भगत सिंह पर मुकदमा चलाएगा। अब चलाएंगे यार, ऐसे मजाक करेगा अंग्रेजों के साथ में तो भाई करेंगे। वहाँ पे असली बम फेंकना चाहिए था उसको, कम से कम मर जाते हो एक बार में ही। चलो देखते हैं। भगत सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दिल्ली सेशन कोर्ट ने इन पर मुकदमा चलाया। 7 मई 1929 को शुरू हो गया ये मुकदमा। कोर्ट में इन्होंने संयुक्त बयान दिया जिसमें उन्होंने क्रांति के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने कहा, क्रांति का अभियान केवल बम या पिस्तौल का प्रयोग करना नहीं है, बल्कि क्रांति से हमारा मतलब है आधुनिक ढांचा जो कि अन्याय पर आधारित है उसे बदलना। हम पूरे देश का सिस्टम बदलना चाहते हैं। इस घटना के बाद लॉर्ड इरविन ने असेंबली के दोनों सदनों के सामूहिक अधिवेशन में कहा कि यह विद्रोह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे शासन व्यवस्था के विरुद्ध था। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध था ना, पूरा सिस्टम हिलाने की कोशिश कर रहे हो तुम। इस बात से स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी सरकार अब इन क्रांतिकारियों से डरने लगी थी। मतलब पता लग गया ना उनको भी कि बजा देंगे, ये भड़क रहे हैं लोग। अदालत में भगत सिंह और उसके साथी क्रांतिकारियों के निर्भीक बयानों एवं विद्रोही रुख ने संपूर्ण देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। युवा क्रांतिकारी जो बयान देते थे अगले दिन वह अखबारों में छप जाते थे। रोज की रोज, ऐसे कोर्ट का केस एक दिन में खत्म नहीं होता ना, तो रोज बयान देते अलग अलग और पूरे रोज अखबारों में छपते। मतलब पूरे देश को ये बात पता चल रही थी। वे इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद ये नारे लगाते रहते। अब हमारे दिलों में है। और उसके बाद में मेरा रंग दे बसंती चोला ये गाने गुनगुनाते हुए अदालत में निडर और साहस से जाया करते थे। ये आपने भी सुन रखे होंगे ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है, देखना है जालिम कितना वो बुज़दिले कातिल में, ऐसा कुछ करके है ये। और ये तो पूरा गाना ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरा रंग दे बसंती चोला वाला। भगत सिंह का नाम देश के घर घर में हर व्यक्ति की जुबान पर क्रांति का पर्याय बन चुका था कि भाई ये है वो क्रांतिकारी जिसकी हमें ज़रूरत थी। कांग्रेस की नीति में भी इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रभाव तब देखने को मिला जब कांग्रेस ने अपने लाहौर वार्षिक अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को अपना लक्ष्य घोषित कर लिया कि हमें चाहिए पूरी आज़ादी। स्वराज यानी अपना राज और पूर्ण मतलब पूरा, ठीक है, पूरी आज़ादी चाहिए हमको भी। 26 जनवरी 1930 को आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। पहली बार था ऐसा जब तिरंगा फहराया गया था ऐसे। यह सब क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम था। मतलब देश को अपने आप ही खुद आज़ाद घोषित कर दिया था इन लोगों ने। लाहौर की जेल में भूख हड़ताल हो गई थी। जज ने जो है 12 जून 1929 को भगत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तेरी। इसी बीच पुलिस को क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित बम फैक्ट्रियों का सुराग मिल गया कि बम फैक्ट्रियां कहाँ लगा रखे इन्होंने। इसीलिए पुलिस ने दिल्ली, सहारनपुर और लाहौर की बम फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। जय गोपाल के सरकारी गवाह बनने से सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह की संलिप्तता का केस आरंभ हुआ। यानी कि पता लग गया कि सैंडर्स को किसने ठोका था। इसे नाम दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस। क्या नाम दिया गया? लाहौर षड्यंत्र केस। याद रखना ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? मतलब कि टोटल कुल मिला के जो है ना, मतलब जो सैंडर्स है उसकी हत्या भगत सिंह ने करी और वहाँ पे जो षड्यंत्र चल रहा था पूरा, तो उसको कहते थे लाहौर षड्यंत्र केस। क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना तो उसमें मैं अलग से मतलब वीडियो मिलेगी आपको, तो उस वाली में प्रश्न और उत्तर के स्टाइल में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, डोंट वरी। तो वहाँ से आप अच्छे से समझ लेना क्या सीन है। बाकी आप कहानी तो सुन ही रहे हो, कहानी में मज़ा आ रहा है ना। इसके बाद उन्होंने जो है लाहौर की अदालत में पेश करके उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। पहले ही उम्र कैद थी भाई, अब क्या करोगे तुम, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मार देते। मुकदमे के दौरान इन क्रांतिकारियों ने कोर्ट को क्रांतिकारी दल की नीतियाँ, उद्देश्य और कार्यक्रम के बारे में बता दिया। समाचार पत्रों के माध्यम से ये खबर सारे मतलब लोगों तक, पूरे देश के लोगों तक पहुंचने लगी। उन्होंने लगातार बयान देने शुरू किए जिसमें जनता में उन्हें लोकप्रियता बढ़ गई उनकी। जो अब क्रांतिकारियों की निंदा करते थे अब वे भी प्रशंसा करने लगे। जो लोग ये समझते थे ना कि क्रांतिकारी भाई बवाल मचा रहे हैं, देश का कल्याण कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को यार, तो वो लोग जो है ना उनसे नफरत करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई अंग्रेज चलो जैसे भी हैं पर ये लोग जो है देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। देश में दंगे करवाना और ये चीज़ें, इनसे पैसे की बर्बादी, जनता की बर्बादी, हत्याएं, ये सब होता है। तो वो लोग उनसे नफरत करते थे, बहुत सारे लोग क्रांतिकारियों से। लेकिन अब उनको समझ आया कि भाई जिन बंदों ने हमारे नेता की हत्या करी उसके लिए इन्होंने अपने मतलब उसको जाके ठोक डाला घर में, मतलब उसके थाने में। तो भाई
दम है बंदों में, तो लोग और ज़्यादा उनके साथ, जो नहीं मानते थे वो भी उनके साथ हो गए। मतलब बहुत बड़ी जनता आ गई थी उनके साथ में। इन क्रांतिकारियों ने जेल में मांग की कि इन्हें साधारण कैदी ना मानकर राजनीतिक कैदी माना जाए और वे सभी सुविधाएं दी जाए जो राजनीतिक कैदियों को दी जाती हैं। इसके लिए उन्होंने जेल में अनशन शुरू कर दिया कि हम तो भैया अच्छी ज़िंदगी काटेंगे जेल में भी। उनकी लोकप्रियता अब और भी बढ़ने लगी थी। 63वें दिन यातीन दास शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को जब एक विशेष गाड़ी से लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया तो रास्ते में कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं था जहां शहीद को श्रद्धांजलि ना दी गई हो। समझ रहे हो कितना ज़्यादा पॉपुलर बंदे हो गए थे ये। पूरा देश इनकी शहादत को प्रणाम कर रहा था। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 100 से भी अधिक दिनों तक अनशन करके रखा। परेशान कर रहे थे, मजे ले रहे थे अंदर जेल में बैठे हुए भी। लाहौर केस का निर्णय आया। जो लाहौर केस चला था ना, लाहौर षड्यंत्र केस, उसका नतीजा आ गया। 10 जुलाई 1929 को सांडस हत्याकांड का मुकदमा शुरू हुआ। 24 क्रांतिकारियों पर अभियोग चलाया गया। 6 फरार थे, 3 को छोड़ दिया गया था। 7 सरकारी गवाह बन गए, पैसा वैसा खिला दिया होगा यार। शेष जो है 8 पर मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा मजिस्ट्रेट के पास से हटकर 3 जजों के एक ट्रिब्यूनल के पास सामने आया। भगत सिंह और उसके साथियों ने मुकदमे को गंभीरता से नहीं लिया, हल्के में ले रहे थे। भाई कर क्या लोगे, वैसी जिंदगी बर्बाद है। चंद्रशेखर आजाद व अन्य क्रांतिकारियों ने उन्हें छुड़वाने की योजना बनवाई, लेकिन वे सफल नहीं हो पाई। 7 अक्टूबर 1930 को, यानी कि 29 और यहाँ पे आ गया 30, समझ रहे हो ना, मतलब 1.25 साल के आसपास का टाइम निकल गया, को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह और उसके साथियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 302, 46, 6F और 120B, इन सारी धाराओं के तहत जो उनको मृत्यु दंड की सज़ा सुना दी। मतलब बोल सकते हो कि विद्रोह करा, तुमने ये करा वो करा फलाना दिमक्का करके फांसी की सज़ा उसको सुना दी गई। फांसी की सज़ा रोकने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये गलत नहीं है, अन्याय है, तुम ये कर रहे हो। मदन मोहन मालवीय ने मानवता के आधार पर इन्हें छोड़ने की अपील की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। महात्मा गांधी की आलोचना हुई कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से बचाया ही नहीं। मतलब वो बंदा जो पूरे देश में पॉपुलर था, जिसकी चलती थी उनके सामने, उसने कोशिश तक नहीं करी उनको बचाने की। उनको नफरत होगी शायद गांधी को इनसे, पता नहीं क्या सीन था, बट इसने बिल्कुल कोशिश नहीं करी गांधी ने। इसीलिए वे फांसी की तारीख निश्चित कर दी गई। 23 मार्च 1931 को शाम के 7 बजे इन तीनों को फांसी दे दी गई। जनता के विरोध के डर से सतलुज नदी के किनारे चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार भी उन्होंने कर दिया। इस दिन को हम शहीदी दिवस के नाम से आज भी मनाते हैं, जो हमें इनके साहस और बलिदानों को याद दिलाता है। भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भगत सिंह जिंदाबाद व इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। तो यहाँ पे जो है छपी खबर, फांसी की जो खबर थी वो छपी थी यहाँ पे द ट्रिब्यून में। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसी कुछ खबर छपी थी, ब्लैक एंड वाइट में मिलेगी। पहले ऐसे भी छप जाते थे, वो भी बढ़िया था यार, कम से कम पता तो लगता था। तो ये सीन हुआ था। आई होप आपको मजा आया होगा ना कहानी में, भगत सिंह की ऐसे जोश भरी कहानी सुन के मजा आ गया होगा इस चैप्टर में। तो है, चलो आगे बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार की घटना। बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर एवं अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों के अंतर्गत सक्रिय थे। 1924 ईस्वी में गोपीनाथ साहा ने पुलिस कमिश्नर टेगार्ट की हत्या का असफल प्रयास किया। उसके बाद बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में स्थिरता आ गई। 1930 के प्रारंभ में सूर्य सेन, जिसको मास्टर दा के नाम से जानते थे, उसने फिर से जो है क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर दिए। भारतीय क्रांतिकारी सूर्य सेन ने चटगांव, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी अब जो बांग्लादेश में पहुंच गया, पहले बंगाल बड़ा था यार, भारत में जो है ना, पाकिस्तान पूरा भारत में ही था ना, 2 पाकिस्तान थे, मतलब पाकिस्तान वाला आज के टाइम पे और बांग्लादेश दोनों जो भारत में हुआ करते थे। तो उस टाइम पे जो है बंगाल भी बड़ा था काफ़ी ज़्यादा, बाद में हिस्से हो गए उसके भी। तो जो चटगांव था वहीं पड़ता था, जो अब बांग्लादेश में पहुंच गया है। वहां पर जो है पुलिस व उसके सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मार कर लूटने की योजना बनाई गई। 18 अप्रैल 1930 को रात के 10 बजे योजना लागू करी गई, मतलब लोग उस पर काम करा गया। गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। भारतीय रिपब्लिकन सेना चटगांव शाखा ने के नाम पर किए गए इस हमले में करीब 65 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके पीछे सूर्य सेन के मुख्य उद्देश्य थे, मुख्य शस्त्रागार लूटना था कि हथियार लूटे तो हथियार मिलेंगे तभी पेलेंगे अंग्रेजों को, टेलीग्राफ एवं टेलीविज़न कार्यक्रम को नष्ट करने और यूरोपीय क्लब के सदस्यों, जिनमें से अधिकांश सरकारी या सैन्य अधिकारी थे, उनको बंधक बनाने की योजना थी।
क्रांतिकारी गोला बारूद का पता लगाने में असफल रहे। उनको नहीं पता चला कि उन बेचारों ने गोला बारूद कहाँ छिपा रखा है अंग्रेजों ने, तो वो किस्मत खराब रही उनकी। लेकिन उसी रात उन्होंने पुलिस शस्त्रागार पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया, एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की और जल्द ही चटगांव छोड़ के निकल लिया अपना। बाद में 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। अंग्रेजों को यह था कि भाई क्रांति, देश में क्रांति किसी भी केस में भड़के ना, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उससे इनको पता लग गया था कि अब तुम्हारे बस का रहा नहीं। अगर वापिस ये इतनी पूरा देश इकट्ठा होकर क्रांति कर गया ना तो खत्म हो तुम वहीं पे। तो लेकिन ये जो है उसके वजह से उसको जो है ना, जैसे उठनी शुरू होती उसको दबानी शुरू कर देते थे। अब उनके लीडरों को ऐसे पकड़ के बैठाएंगे, फिर बवाल मचेगा, तो ये सीधी फांसी तोड़ देते थे बंदों को। तो ये सीन था। चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह की शहीदी। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां फिर भी जारी रखी। पुलिस ने उनके साथियों को पकड़ लिया, लेकिन उनकी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई अब भी जारी थी। फरवरी 1931 में एक आदमी ने पुलिस को उनके बारे में बता दिया, किसी ने लीक कर दी होगी खबर। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। वहां पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और चंद्रशेखर आज़ाद ही रहना चाहते थे, वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। मतलब अंग्रेजों, तुम्हारी नौटंकी नहीं सहेंगे, हम देश के लिए बलिदान दे सकते हैं, तुम्हारा भी बलिदान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये इनका मानना था शायद से, तो वीरगति को यहाँ पे प्राप्त हो गई। वे हमेशा कहते थे दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। उनकी मृत्यु के बाद क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि भाई वो लीडर थे ना, लीडर ही खत्म और बाकी जो मेन बंदे थे वो भी खत्म, तो भाई कमजोर पड़ेंगे। 1932 के अंत तक उत्तर भारत और 1934 के अंत तक बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलनों में शिथिलता आ गई, यानी कि इस आंदोलन अब शांत हो चले थे, लीडर नहीं बचे। लेकिन एक क्रांतिकारी 21 वर्षों से अपने दिल में क्रांति की ज्वाला दबाए बैठा था, और वो था उधम सिंह। अब ये मचाएगा बवाल। उधम सिंह जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उन अंग्रेजों को, अपने भाई बंधुओं को गोली मारते हुए। उन्होंने इस नरसंहार का बदला लेने की शपथ ली और 1934 में लंदन पहुंच गया सीधा। यहाँ भारत में नहीं करेंगे हम, लंदन पहुंच गया सीधा ही। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटल हॉल में आयोजित एक समारोह में माइकल ओ डवायर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उधम सिंह ने वहीं पे जाके उसके सीने में गोली ठोक दी, वो हत्या कर दी उसकी बेचारे की। देखो भारत में जो है ना, होता क्या है, हम इंग्लैंड वाले बंदे थे वो अंग्रेज, और वहाँ से भारत आ रहे हैं, भारत में मार रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि भाई वहाँ चल क्या रहा है, बवाल क्या हो रहा है ना। तो इन्होंने बदला लेने के लिए वहाँ पहुँचा लंदन, और वहाँ पहुँच के वहाँ का जो अफसर था माइकल ओ डवायर, उसको जो है सीधा वहीं पे जाके गोली मार दी। इसके बाद उन पर मुकदमा चला, पकड़ लेंगे वो, बेसी बात है, भागेगा कहाँ। इसके बाद उन पर मुकदमा चला। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पैटर्नविले जेल में फांसी की सजा दे दी गई। शहीद उधम सिंह की अस्थियां 1974 में भारत लाई गई। ये देखो तुम, 40 में मारा और 74 में अस्थियां भारत आ रही हैं। तो भाई बवाली मचा दिया इस बंदे ने, तो कत्लेआम। मतलब लोगों को वहाँ पे जो है ना, अंग्रेजों को डरा दिया होगा लिटरली कि ये हुआ क्या एकदम से, मतलब अनएक्सपेक्टेड कि भारत वाले बंदे कुछ ज़्यादा ही क्रोधित है, अब नहीं छोड़ने वाले। नौसेना का आंदोलन, नौसेना समझते हो ना, सेना की एक टुकड़ी होती है, उसको नौसेना कहते हैं। तो चलो आगे पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा। सेना की कैटेगरी होती है ना, अलग अलग टाइप की, कोई पानी वाली होती है, कोई थल सेना होती है, वैसे ही होती है अलग अलग कैटेगरी। चलो जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय गदर पार्टी और अन्य क्रांतिकारियों ने तुर्की और जर्मनी की सहायता की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लेनी चाहिए थी, परंतु वे सफल नहीं हुए। यहाँ पे लाइन कुछ गड़बड़ सी लग रही है, कुछ खा गए बीच में से। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 के बीच में। इसी प्रकार के प्रयास नेता सुभाष चंद्र बोस ने किए। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के विलक्षण कार्यों का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कुछ अफसरों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार शासन की वफादारी की शर्त तोड़ने और विश्वासघात करने के आरोप में मुकदमा चलाने की घोषणा की। तो राष्ट्रवादी विरोध की लहर सारे देश में फैल गई कि तुमने पहले ऐसा कांड कर दिया, अब नहीं करने देंगे। सारे देश में विशाल प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश सरकार को एहसास होने लगा कि अब भारतीय सेना पर भी उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है, कि यानी कि पहले लोग लगे पड़े थे, आम जनता थी, लेकिन अब जो है वहाँ पे उनकी सेना, उन्हीं की ट्रेंड सेना जो कि भारत से ले रखी थी, तो वो भी अब उनका साथ नहीं दे रही थी। आज़ाद हिंद फौज के आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर और सेना पर भी पड़ा। सन 1946 में सेना में अशांति फैलने लगी। शाही नौसेना में आंदोलन की घटना इतना जीता जागता उदाहरण है जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। इस आंदोलन की
स्वतः स्फूर्त शुरुआत 18 फरवरी 1946 को नौसेना के सिग्नल्स प्रशिक्षण पोत INS तलवार से हुई। ये तलवार जो है ना, ये INS तलवार है, ये एक जहाज है और जहाज पे बैठ के, समुद्री जहाज है ये, वहीं पे नौसेना समझते हैं ना, पानी वाली सेना उसको कहते हैं। तो समुद्री जहाज पे बैठ के वहीं पे उन्होंने हड़ताल कर दी अंग्रेजों के खिलाफ में कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम ऐसे गलत काम कर रहे हो। और जहाज पर कौन सा नाम था जहाज का? INS तलवार। तलवार कहते हैं कई जगहों पर, INS कन्फ्यूजन के लिए होता है, काफ़ी बड़ा नाम होगा ना, तो सीधा याद रखने के लिए तलवार रखते हैं उसको। नाविकों द्वारा खराब खाने की शिकायत करने पर अंग्रेज कमान अफसरों से ने नस्ली अपमान समझते हो ना, तुम्हारी नस्ल ही खराब है, अंग्रेज भारत के हो तुम, ये है वो, बेइज्जती करा करते थे और प्रतिशोध का रवैया अपनाया। वे सीधे तौर पर भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते। सीधी बात यह है, ब्रिटिश अधिकारियों का जवाब था, भिखारियों को चुनने की छूट नहीं हो सकती, तुम भिखारी हो भिखारी। नाविकों ने भूख हड़ताल कर दी कि हम नहीं खाएंगे तुम्हारा खाना। हड़ताल अगले दिन कैसल, फोर्ट बैरको और बम्बई बंदरगाह के 22 जहाज़ों तक फैल गई। सभी जहाज़ों ने हड़ताल मचा दी। यद्यपि मुंबई में शुरू हुआ, परंतु कराची से लेकर कोलकाता तक पूरे ब्रिटिश साह भारत में इसे भरपूर समर्थन मिला। पूरे भारत में ऐसे बवाल मच गया। क्रांतिकारी नाविकों ने जहाज पर से यूनियन जैक के झंडों को हटा दिया। यूनियन जैक वो संगठन हुआ करता था ना उनका, तो उसको हटा दिया वहाँ के झंडों को और वहाँ पर फहराया देश का तिरंगा। कुल मिलाकर 78 जलयान, 20 स्थलीय ठिकाने और 20,000 नाविकों ने इसमें हिस्सा लिया था। जनवरी 1946 में वायुसेना ने भी बम्बई में हड़ताल शुरू कर दी। भाई वायुसेना भी आ गई इनके फेवर में। उनकी मांगे थी कि हवाई सेना में अंग्रेजों और भारतीयों में भेदभाव दूर किया जाए। हर जगह यही था यार, अंग्रेजों की नीति यही थी। भारतीयों में चेतना आ चुकी थी और वो हर क्षेत्र में बराबरी की मांग कर रहे थे। और चारों ओर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अशांति का माहौल पैदा हो गया था। अब आगे जो है ना 10th में आगे जब आपको पता लगेगा, मतलब जो है ना 1942 के बाद में जो है अंग्रेजों को क्या ही बजाय इन लोगों ने, मतलब पीट डाला था। मतलब जो मिल रहा है वो जाके ठोक रहा है अंग्रेजों को, ऐसे फोकट में तबले की तरह बजा डाला था बाद में इन्होंने। चलो जानते हैं आगे, इस सेना के बारे में कंटिन्यू करते हैं। इनके नारे थे जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जो कि पुराने टाइम से चले आ रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो। भारतीय नौसेना के सशस्त्र आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थिति को ज्वालामुखी के समान बना दिया था, जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता था, कभी भी वो क्रांति फट सकती थी और अंग्रेज मर सकते थे उसमें। अब ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह गया था। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज और नौसेना के आंदोलन ने देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारियों के साहस, देश प्रेम और बलिदान ने न केवल हमें आज़ादी दिलवाई, बल्कि नौजवानों के साथ नौजवानों के लिए एक प्रेरणा, एक मिसाल भी बने, जिनको आज हम याद करते हैं। इतिहास हमेशा उन्हें नमन करता रहेगा। आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने बड़ा त्याग किया। सत्याग्रह आंदोलन और अहिंसक गतिविधियों के साथ साथ इनके बलिदान को नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष और नौसेना के आंदोलन के पश्चात सेना में उत्पन्न हुए आक्रोश के कारण ही लिया था। तो ये है यहाँ पे फोटो देखो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध तो भगत सिंह थे भाई, क्योंकि देश के चहीते बन गए थे ये। और इनकी यादगार स्मारक जलियांवाला बाग स्मारक यहाँ पे बना रखा है, चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक है, नौसेना विद्रोह स्मारक भी बना रखा है। और यहाँ पे निम्नलिखित नारा या कथन किस क्रांतिकारी नेता का है, उसका नाम बताइए। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद व इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, बहरों के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए ऊँचा धमाका करना पड़ता है। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। देखो ऑलमोस्ट सबको आपको पता लग गया होगा ना कौन सा किसने कहा डायलॉग। चैप्टर पढ़ के आए यार, मज़ेदार थी कहानी, सारों का पता होगा किसने कौन सा डायलॉग मारा है ना। शुरुआत से चली आ रही थी कहानी, सबने अपने अपने रोल प्ले करे थे खासकर देश की आज़ादी के लिए। और ये था आपका पूरा चैप्टर। यहाँ पे कुछ डेट बता रखी है खास जिनको याद रख लेना। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का कानपुर में गठन, कोई बात नहीं, छोटा ही है। तो काकोरी की घटना, डेट याद रखना है। सैंडर्स की हत्या कब हुई, ये भी याद रखना पड़ेगा। केंद्रीय असेंबली में धमाका कब किया भगत सिंह ने, तो वो भी याद रख लो भाई। चटगांव शस्त्रागार ये छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की शहीदी ये भी याद रख सकते हो, 1931 को। सूर्य सेन की गिरफ्तारी छोड़ दो, क्रांतिकारी सूर्य सेन की शहीदी, मर्जी आपकी। उधम सिंह की शहीदी,
ये याद रख लेना। नौसेना का शस्त्र आंदोलन, ये तो जरूर से याद रख लेना, ठीक है। मतलब जो है ना, ये डेट ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ भी रैंडम डेट पकड़ा दिया आपको। ये जो है वो चीज़ें हैं जो चैप्टर में से इंपॉर्टेंट डेट है, हर एक चैप्टर में दे रखी है आपको बुक वालों ने। तो भाई वो जो डेट दे रखे ना चैप्टर के लास्ट में तिथि क्रम के नाम से, वो हर एक चैप्टर की आपको पढ़नी है। वो एग्जाम में जब डेट वेट कभी एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना और तारीख आपसे पूछेंगे तो इन्हीं में से उठा लेंगे, वो आलसी लोग हैं भाई। तो अच्छे से इनको याद कर लेना, इन डेट्स को, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको। तो ये था आपका इस चैप्टर में। आई होप मज़ा आया होगा। मैंने जितना अच्छे से और जो उसके साथ में इसको एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने आपके लिए कर दिया यार। मज़ा आ गया होगा ना। चलो अगर मज़ा आया तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कितना मज़ा आया। और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर और बाकी की जो वीडियोस हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक प्रिपेयर करनी है, नोटबुक में टेपना है कुछ भी, तो वेबसाइट है हमारी cclchapter.com, गूगल पे सर्च कर लेना या डिस्क्रिप्शन के लिंक से जा सकते हो। चलो अब वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार सब्सक्राइब कर लो, तुम बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते, आते हो वीडियो देखते हो मजे लेते हो और निकल लेते हो यहीं से। तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, घंटी वंटी दबा लेना, क्योंकि जब पेपर होंगे ना फाइनल हरियाणा बोर्ड के मार्च के आसपास होते हैं जो, तो उस टाइम के आसपास हम जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे जो एग्जाम में आपके आए होंगे, पिछले सालों के पेपरों के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर, तो वो इंप्लीमेंट होती जा रही हैं। तो यार आप भी सब्सक्राइब कर लो बस, ताकि अपडेट आए ना आपके लिए, टाइम से पता लगता रहे और नंबर आपके फिर मस्त आएंगे बिल्कुल। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।